अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है एमडी कैट और ई कैट का अपना चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जो कि है फिज़िकल ऑप्टिक्स। देखो, आपने कभी ज़िंदगी में इस चैप्टर का नाम भी नहीं सुना ना, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हो तो एमडी कैट और ई कैट के लिए आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसके एमसीक्यूज़ आसानी से सॉल्व कर सकोगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे बराबर में चल रहे हैं, एक बार उसे देख लो। अच्छा, जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ इसे आपने एज इट इज़ नोट्स बना लेना है, ताकि जब आपके पेपर करीब आ जाएं तो आप रिवीजन कर सको और आपको दोबारा चैप्टर देखने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट आपके पास नोट्स हों, उससे रिवीजन हो जाए। तो नोट्स ज़रूर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट। उससे पहले एक बात मेरी सुन लो कि अगर आप हमारे एमडी कैट और ई कैट के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो उसकी फ़ीस हमारे पास 4,500 है पूरे साल के लिए, जिसमें एमसीक्यूज़ बुक्स, डेली टेस्ट, लेक्चर्स, पास पेपर की सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाना। नंबर स्टार्ट में आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ के सॉल्व मिले और हम सॉल्व कराएंगे आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट। देखो भाई, हम सब जानते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। डुअल नेचर से क्या मुराद है, यानी लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है और लाइट वेव नेचर भी रखती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो लाइट की वेव नेचर को बताते हैं कि हाँ, लाइट की वेव नेचर है, जिसमें से आपके पास क्या है कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है, या सबसे आसान अल्फाजों में बात कर लें कि लाइट की वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखना क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो उसके ऊपर मैं आगे ले जाकर आपको समझाता हूँ, सही है। तो सबसे पहले समझ लो कि लाइट आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और डुअल नेचर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफ़र वेव होती है और एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम नहीं चाहिए मोशन करने के लिए या प्रोपिगेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन से अर्थ पर लाइट आती है। सन और अर्थ के दरमियान में वैक्यूम है, स्पेस है, लेकिन फिर भी सन से जो लाइट है वो अर्थ पर आ जाती है। तो कैसे आती है, क्योंकि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जो है आपको दे रहा है, और लाइट फिर आपके पास अर्थ पर आ जाती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसी तरह से आपने देखा होगा ना कि हम स्पेस में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, तो आखिर हमारा सिग्नल कैसे जो है वो अर्थ से मार्स पर जा रहा है, यानी जो हमारी स्पेसशिप है या जो हमारी सैटेलाइट है उसको सिग्नल कैसे मिल रहा है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यकीन मानो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपने समझ ली ना, आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, आपके सामने बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर को देख लेते हैं। तो जब भी आप लाइट की वेव नेचर के ऊपर बात करोगे, और फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेव नेचर को ही बात करेंगे, ठीक है। पार्टिकल नेचर को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पार्टिकल नेचर आपके पास सेकेंड ईयर में आएगी, सही है, जो मॉडर्न फिज़िक्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है लाइट की वेव नेचर को। वेव नेचर का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, इंटरफेरेंस होगा, वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी, डायफ्रैक्शन होगी, पोलराइजेशन होगी, और फिर बात समझ में भी आ जाएगी, सही है। चलो देखो, यहाँ पर आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो वेव के बारे में, तो उसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने देखा है, मगर फिर भी कोई दिमाग से निकल गई है बात तो कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाता हूँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आप इंटरफेरेंस देख लेना, सही है। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन भी आप जानते हो, लाइट का ऑब्स्टिकल से बैंड हो जाना, ठीक है। यानी लाइट स्ट्रेट में जा रही थी, ऑब्स्टिकल आ गया सामने से, जैसे आपके पास आ जाता है ना स्पीड ब्रेकर, तो इसी तरह ऑब्स्टिकल आ गया तो लाइट थोड़ी बैंड हो जाएगी, उसको भी अभी देखते हैं। पोलराइजेशन, आपको पता है लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो मोशन करती है, मतलब प्रोपिगेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ सेंटर में बल्ब जला दूँ, ठीक है, बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, लेज़र लाइट की नहीं, तो अगर मैं सेंटर में बल्ब जला दूँ तो क्या होगा, मेरी तरफ भी रोशनी आएगी, इस तरफ भी, आपकी तरफ, ऊपर नीचे, चारों तरफ जाएगी, हर तरफ। लेकिन पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो रोशनी होती है या जो लाइट होती है उसको एक डायरेक्शन में कर लेते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अब इससे बहुत सारे काम जो है वो लिए जा रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, ग्लासेस लगाए हुए होते हैं क्रिकेट में, जो क्रिकेटर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, वो पोलराइज्ड होते हैं, मतलब वो जो उन्होंने लाइट ग्लास लगाया हुआ होता है या जो चश्मा लगाया हुआ होता है वो पोलराइज होता है। वो क्या करता है, सूरज की जो रोशनी है उसे एक डायरेक्शन में कर देता है
और फिर उन्हें बॉल नज़र आ पाती है। वरना तो क्या पता फाइनल का मैच चल रहा हो, बॉल आ रही है और सूरज सामने आंखों पे पड़ जाए, तो क्रिकेटर ये थोड़ी ना बोलेगा सूरज पड़ रहा था। तो इसलिए वो लोग ग्लासेस लगाते हैं जब दिन में मैच हो रहा होता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आपको पता है, उसको हम अभी और भी डिटेल में पढ़ लेंगे। पार्टिकल नेचर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पार्टिकल नेचर की हम कोई भी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो डिटेल हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पे मैं आपको आपका जो भाई है वो पढ़ाएगा। अच्छा, व्हेन यू कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल, जब आप लाइट को पार्टिकल कंसीडर करोगे तो फिर आपको ये फिनोमिनास देखने के लिए मिलेंगे जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करो वेव नेचर से या वेव नेचर वाले फॉर्मूलाज से एक्सप्लेन करना तो नहीं होंगे, उसके लिए पार्टिकल नेचर में जाना पड़ेगा। और याद रखना, लाइट की पार्टिकल नेचर मॉडर्न फिजिक्स में आती है। मॉडर्न फिजिक्स से क्या मुराद है? ये वो फिज़िक्स है जो 90s के बाद आई है, यानी 90s के बाद ये डिस्कवरीज शुरू हुई हैं। 90s से पहले आप वेव नेचर पे काम कर रहे थे और आप क्लासिकल फिजिक्स में मौजूद थे, यानी आप पुराने आइडियाज़ को पढ़ रहे थे, जो कि ठीक थे लेकिन पुराने आइडियाज़ थे। नए आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़ आपके पास 90s के बाद आए, जिसमें आपके पास जो है वो फोटोन का कॉन्सेप्ट था। आपने पता है ना, लाइट में पैकेट ऑफ एनर्जीज होती हैं जिन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, वो इंटर के अंदर हमारे पास है। अच्छा, डिस्क्रीट एनर्जी ट्रांसफ़र, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। मोमेंटम, ठीक है, जब पार्टिकल है तो मोमेंटम तो होगा ना भाई। क्वांटम इफेक्ट, ये भी एक इफेक्ट है जिसमें पार्टिकल नेचर का पता चल रहा होता है। मज़ीद डिटेल में लेके नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमारा पार्टिकल नेचर कंसर्न नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आपने शायद पढ़ा ही होगा कि अगर हम लाइट डालें ब्लैक बॉडी पे तो वो तमाम लाइट अब्जॉर्व हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, वेव नेचर पढ़ रहे हो या पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने पढ़ना ही पड़ेगा, सही है। मैंने बात कर दी थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की और मुख्तलिफ वेवलेंथ की हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने ना एक रेंज बना दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत सारे बादाम मौजूद हैं, मगर कुछ बादाम अमेरिकन हैं, कुछ ईरानी हैं, कुछ आपके पास जो है वो पाकिस्तानी बादाम है या कुछ पेशावरी बादाम है। तो आप क्या करोगे, सबको अलग अलग कर लोगे ना, क्यों? ताकि क्वालिटीज़ में फ़र्क हो जाए, कुछ महंगा कुछ सस्ता, सही है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपके पास बहुत बड़ी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से तोड़ दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी होगी तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, जो कि सबसे पहले आपके पास आती है रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव। तो फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंस होने से और वेवलेंथ के डिफरेंस होने से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तोड़ दिया, जो मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ डिटेल में ले जाके, सही। तो ये समझ गए ना, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफ़र वेव, ये मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफ़र वेव है। ट्रांसफ़र वेव देख लो किस तरह की होती है भाई और बहनों, ट्रांसफ़र वेव इस तरह की होती है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स या जो भी आपके पास फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पार्टिकल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, फील्ड का वर्ड इस्तेमाल करना। अभी मैं नीचे बनाता हूँ, इससे तो दिखाता हूँ। देखो, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, अभी मैं बनाता हूँ तो दिखाता हूँ, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें ना पीछे से आगे से लिंक हैं। एक भी चीज़ छोड़ोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ब्लैंक होती चली जाएंगी, तो इसलिए सारी चीज़ें आपने समझनी है। तो इसमें आपके पास समझो ये एक फील्ड है जिसे हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास परपेंडिकुलर होगी, सही है, और मोशन आपके पास इस तरह होगी, मतलब मोशन आपके पास यूँ हो रही है, मोशन आपके पास यूँ हो रही है और फील्ड यूँ निकल रही है ऊपर नीचे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसफ़र वेव, कि प्रोपेगेशन और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, जो कि आप देख भी सकते हो। अगर मैं इसी प्रोपेगेशन को यहाँ बना दूँ तो आपको परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, सही। अच्छा, एज नेम, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से आपको पता चल गया कि एक हिस्सा इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और एक हिस्सा इसके पास मैग्नेटिक फील्ड का होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास बेसिकली दो फील्ड से मिलके बनती है। एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप लोग आई थिंक पढ़ भी रहे हो मुझसे चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि जब करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो इसी तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, सही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों फील्ड साथ होंगी। अच्छा, याद रखना एक वर्ड, दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं,
मैं अभी बना भी दूंगा, समझ में आ जाएगी बात। परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, सही है। लेकिन अभी समझ नहीं आई होगी आपको बात, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में ले जाते हैं। अब बोर्ड 2D है, आपको इमेजिन करना होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये आपके पास आ गई आपका एक्सिस जिसमें ये प्रोपोगेट हो रहा है। अच्छा, अब देखो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाई है मैंने, देखो परपेंडिकुलर बनाई है ना मैंने प्रोपिगेशन के। अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर है ना, प्रोपिगेशन यानी जिस डायरेक्शन में मोशन जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, इस तरह से बनती है। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2D में बनी हुई है तो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे नहीं है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं है, देखो थोड़ा समझो मेरी बात को समझो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रही है, ऐसे करके आ रही है, ठीक है, यूं करके आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, यूं। चलो पैनी गिर गया, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपकी तरफ और मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगी, इस तरह होगी, ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई होगी। चलो ये बोर्ड 2D है ना, तो इसलिए वो 3D डायग्राम नहीं बनाई जा सकती ना, क्योंकि देखो ना मैं इसको एक्सेस बांध रहा हूँ, इस इधर भी मोशन कर रहा हूँ और यू भी मोशन कर रहा हूँ, तो 3 एक्सेस आ गए ना। अच्छा बात समझ आ गई। अच्छा अब सबसे बड़ी बात, भाई देखो आपके सामने मैं बिरयानी ला दूँ, आप बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, आप बोलोगे यार ये कैसे बनी होगी। तो इसी तरह से मैंने आपके सामने इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि आपके दिमाग में अभी तक ये सवाल नहीं आया कि ये आखिर आई कैसे होगी, ये बनती कैसे होगी। तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ लो, इस सवाल को जनरेट कर लो। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बनाते कैसे हो या लेते प्रोड्यूस कैसे करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है एंटीना। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीके की बात कर रहा हूँ, एंटीना। एंटीना क्या, एंटीना किस काम आता है, आपको पता है, सिग्नल्स भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। अब तो दौर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, आपने एंटीना तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं उस दौर का हूँ जब एंटीना बस ख़त्म होने वाले थे और बगैर एंटीना के टीवी आने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ भाई, 90s का नहीं हूँ मैं, 2000 का ही हूँ, लेकिन थोड़ा तो आपसे बड़ा ही हूँ ना। तो एंटीना क्या करता है, एंटीना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट भी करता है, ट्रांसमिट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा और भेजेगा। रिसीव करना यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसको भी करता है, ठीक है। तो अभी हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना लिया है। ट्रांसमिटिंग से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा और भेजेगा। होता क्या है ज़रा देखो मेरे भाइयों और बहनों, देखो ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज, बात सही हो गई, ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास है कोई आयरन कह लो या कोई भी ऐसा मटेरियल कह लो जिसके जो मेटल है, कंडक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इस तार को मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है और इस कंडक्टर को जिसमें पॉजिटिव चार्ज है एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। देखो ये आपको एस बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इस तरह से एस बना हुआ नज़र आ रहा है। जब भी ये एस बना हुआ नज़र आ जाए इसका मतलब है सप्लाइड AC है, DC नहीं AC। AC का मतलब क्या होता है, ये ना असल में AC ये ना वेव का बता रहा है, ऊपर वाला जो है वो क्रस्ट है, नीचे वाला जो है वो ट्रफ्ट है। तो यानी आपके पास AC में क्या होता है, AC सिग्नल में क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव वेव नेगेटिव वेव, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल आता है। तो आपके पास मैंने जो सप्लाई लगाई है वो AC सप्लाई लगाई है। DC में तो जस्ट पॉजिटिव होता है ना, लेकिन AC में आपके पास जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिग्नल होते हैं, या दोनों जो है वो एंड होते हैं। तो फिर क्या होगा, जब ये पॉजिटिव देगा, ठीक है, जब ये पॉजिटिव सिग्नल आएगा, फॉर एग्जांपल समझो ये पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल यानी प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला क्या होगा आपके पास, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरफ आएगा। देखो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो नेगेटिव इसकी तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल है अभी आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और ये वाला जो है वो उस तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल निकलेगा। अच्छा अब देखो DC है, अब ये वाला सिग्नल हो गया कंप्लीट, अब नेगेटिव वाला सिग्नल आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, ये आपके पास दूर जाएगा क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होगा, और ये वाला अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल चलता रहेगा। अब ये तो चल रहा है, इस चलने की वजह से क्या हो रहा है, इस चलने की वजह से चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है ना। देखो ऑक्सीलेशन में एक्सेलरेशन पढ़ी थी ना आपने,
आपको याद होगा हमने ऑक्सीलेशन के अंदर एक्सेलरेशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीलेशन हो रही है, चार्ज इधर उधर मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रही है। तो याद रखना जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है या चार्ज एक्सेलरेट्स करते हैं, एक्सेलरेट्स का मतलब स्पीड का बढ़ना टाइम के रिस्पेक्ट से, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। देखो ये बहुत सिंपल अल्फाजों में यहाँ लिखी हुई तो बात है, लेकिन पीछे इसका बैकग्राउंड मैंने समझा दिया आपको। अब फॉर एग्जांपल समझो ये एंटीना से मैंने चार्ज निकाल के यहाँ पे लाके रख लिया, ये पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अब जब ये जो चार्ज है एक्सेलरेट होगा यानी ऊपर नीचे मूव करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वेव निकलेगी, ठीक है। और ये जो वेव निकल रही है ये कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाइयों और बहनों, ठीक है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आपने पढ़ लिया है, अब ज़रा इसको आप किताबी डेफिनेशन से देख लो। ये बात याद रखना, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो ना ही उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है चार्ज के इर्द गिर्द। अगर किसी कंडक्टर में चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज है लेकिन रेस्ट में है, तो ना ही इस चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगी। हाँ, अब ये चार्ज मूव करने लग गया है इस एंटीना इस कंडक्टर के अंदर, तो अब जो है वो कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी। ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन अंडरस्टेबल है, क्योंकि अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप पीछे भी समझ के आ चुके हैं। वह ना चार्ज पार्टिकल्स बल्कि चार्ज ही होगा, वह ना चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट। याद रखना ये एक्सेलरेट का वर्ड की है, ये बहुत पूछा जाता है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है EM वेव। EM वेव को अब मैं शॉर्ट लिखूंगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो बात समझ में आ गई, कुछ ना आया हो तो रिपीट करके देख लेना। इस फॉर्मूले को याद रखना, E=hf, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और चीज़ों को समझना। चलो अब अगले टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं, और याद रखिएगा, देखें ये जो मैंने हिस्सा लिखा है ना, इसमें काफ़ी मेहनत तो लगी है, लेकिन अगर आप इसे सही से देख लेते हो ना तो MCQs में आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये बड़े फेवरेट MCQs हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये बच्चे चैप्टर छोड़ जाते हैं क्योंकि मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है क्या होती है, 3 × 10⁸, लेकिन किस फार्मूले के थ्रू आ रही है वो भी देख लो। इस फार्मूले के थ्रू ये निकलती है 1/E0 और ये आपके पास φ0। याद रखना इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता होना चाहिए। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से निकाल ले हो तो विदाउट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकल जाएगा। ये E0 जो है वो परमिटिविटी है और ये जो है वो परमिएबिलिटी है। परमिटिविटी हमने कहाँ पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है, कि कितनी फील्ड जो है वो अलाउ हो रही है मीडियम से पास होने में, इलेक्ट्रिक फील्ड। और परमिएबिलिटी क्या थी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं या अलाउ हो रही हैं किसी मीडियम में से। तो इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वैल्यू को रख के जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये जो आ रही है ना आपके पास, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है तो क्या गलत होगी बात? नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट ही है या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि भाई हमने मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ की और मुख्तलिफ वेव लेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको अलग अलग कर लिया है, और उस अलग अलग करके हमने उन्हें क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही है, तो चलो इसी चीज़ को जो है हम अब स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, याद रखना ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होंगी, मगर बस फ़र्क क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज़ का और वेवलेंथ का। सही है। अच्छा, एक बात याद रखना कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आएगी ना, वो आएगी आपके पास किस में, रेडियो वेव में। इसकी जो है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ लिख लो, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। देखो यहाँ नज़र आ रहा है ना, इनवर्स रिलेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ, आपको वैल्यूज से भी समझ में आ जाएगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ है आपके पास और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेडियो वेव की। ये बात पहले समझा रहा हूँ क्योंकि यही पूछी जा रही होती है। अच्छा, अब इसी का उल्टा कर लेते हैं। आपके पास जो गामा रे है, इसकी जो है वो लोएस्ट वेवलेंथ है। इसकी क्या है,
लोएस्ट वेवलेंथ है, यानी इसकी वेवलेंथ आपको सबसे कम मिलेगी। देखो ना, यहाँ पर क्या आ रही है 1 मीटर, और यहाँ पे क्या आ रही है 0.0001 पिकोमीटर। तो इसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी लोएस्ट क्या है इसकी वेवलेंथ। अच्छा, तो अगर इसकी लोएस्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी लार्जेस्ट होगी। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो 10 की पावर 20 हर्ट्ज़, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी सिर्फ 3 हर्ट्ज़। तो 10 की पावर 20 और 3 कितना बड़ा डिफरेंस है। समझो आपके पास 3 रुपये हैं और किसी बिजनेसमैन के पास 1 × 10 की पावर 20 है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी रकम है, खरबों अरबों रुपए। ठीक है, तो इसकी क्या होगा, इसकी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। बस इस बात को याद रख लेना, आसान हो जाएगा काम। बाकी फिर बीच में लाए कर रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, सेकंड लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव की। सेकंड लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव की। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है आपके पास, माइक्रोवेव की। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो वो सेकंड लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो वो एक्सरे की है, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सरे की है। याद रखना इन चीज़ों को, आसान हो जाएगा। बस ये टेबल अपने पास ड्रॉ कर लो एज इट इज़। अच्छा, अब देखो हमारे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ हैं, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उन सब से मिलकर क्या बन रहा है, एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, यानी एक रेंज बन रही है। अगर आपके पास वेवलेंथ दी हुई है 100 मेगामीटर, मेगा आपको पता है ना, या 1 मीटर, इनके दरमियान में, देखो रेंज की बात हो रही है, यहाँ भी रेंज है। एक तो पहले पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें रेंज बना ली, अब उसके अंदर भी रेंज बन गई है। तो अगर आपके पास वेवलेंथ आ रही है ना 100 मेगामीटर या 1 मीटर के दरमियान में, तो आप आंख बन के कह लेना कि ये रेडियो वेव है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ से लेकर 300 हर्ट्ज़ तक होगी। और ये यूज़ किस लिए होती है, ये रेडियो सिग्नल को भेजने के लिए यूज़ होती है। आपका मोबाइल क्या भेज रहा है, आपका मोबाइल रेडियो वेव भेज रहा है बेसिकली। आप सर्च कर सकते हो इसको, आपको कॉल क्यों आ रही है, क्योंकि कोई रेडियो वेव आपके मोबाइल में रिसीव हुई है जिससे आपको कॉल मिली है। सही है, खुद ब खुद कोई जादू तो नहीं हो रहा ना। इसके अलावा रेडियो वेव जो है वो आपने सुना होगा, रेडियो, यहाँ वर्ड ही रेडियो यूज़ है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी जो रेडियो आप यूज़ करते हो ना, उसमें भी यही वेव यूज़ हो रही होती है। तो आपको मैच करनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद वो चलता है। अच्छा, माइक्रोवेव्स अक्सर यूज़ की जाती हैं स्पेस में सिग्नल भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई सैटेलाइट भेज दी है स्पेस में, आपको ज़मीन से सिग्नल भेजना है स्पेस में, तो कैसे भेजोगे, कोई तार तो लगा हुआ नहीं है, तो आप माइक्रोवेव का यूज़ करोगे और ये जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और रेडियो वेव से तो ज़्यादा ही होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, तो माइक्रोवेव इसकी जो वेवलेंथ है आपके पास वो 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के दरमियान में होगी। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर किसकी वेवलेंथ आ गई, माइक्रोवेव की। आपको कह दिया कि भाई आपके पास एक वेवलेंथ है जो कि है 10 सेंटीमीटर की, अब वेव बता दो कौन सी है। तो आपको पता है कि भाई 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के दरमियान में जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव में आती है, तो आपने कह दिया भाई माइक्रोवेव है। फ्रीक्वेंसी देखो, अच्छा यूज़ मैंने बता दिया था ना, फ्रीक्वेंसी इसकी 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़, ये भी बहुत ज़्यादा है। और ये यूज़ होती है माइक्रोवेव में, आपका जो खाना वाना गर्म होता है उसमें, या स्पेस में सिग्नल भेजने के लिए। इंफ्रारेड आपके पास होती है, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान में आती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे वेवलेंथ देखो कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्यों, इन्वर्स रिलेशन है। और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो रिलेशन समझना बस इसका। 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक। टीवी रिमोट, फॉर एग्जांपल आपका जो टीवी रिमोट है वो कैसे काम कर रहा है, वो इंफ्रारेड वेव को निकाल रहा है। आपने अपना जो है वो एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, तो उसमें से क्या वेव निकलेंगी, रेडियो वेव निकले, इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी उसमें से। विजिबल लाइट यानी वो लाइट जो हमें मिल रही है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप निकालो इस फॉर्मूले के थ्रू, सी की वैल्यू आपको पता है, वेवलेंथ आप रख दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपका बल्ब होता है, बल्ब विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उससे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 400 टेराहर्ट्ज़ से लेकर 800 टेराहर्ट्ज़ तक। और वेवलेंथ देख लो
750 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। अल्ट्रा वायलेट आपके पास सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, सन से जो रेडिएशन आ रही है, बेसिकली आपको तो लाइट नज़र आ जाती है ना, लेकिन रेडिएशन भी तो आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके बल्ब से जो लाइट आ रही है उसमें एनर्जी कम है, जो सन से आ रही है उसमें एनर्जी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं बल्ब के सामने ही खड़ा हूँ ना, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ना मुझे उलझन हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से विजिबल लाइट आ रही है। लेकिन अभी यही मैं धूप के अंदर जाके खड़ा हो जाऊँ, मुझे उलझन शुरू हो जाएगी, बेचैनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर विजिबल लाइट तो आ रही है, साथ ही साथ रेडिएशन भी आ रही है, और वो रेडिएशन कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होती है। ज़रा मेरी बात सुनो, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरे पास वेवलेंथ कम हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? कम है ना, तो देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है ना, वेवलेंथ क्या आ रही है? कम आ रही है। वेवलेंथ देखो कितनी कम आ रही है, वेवलेंथ देखो कितनी कम आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? बढ़ गई है, यानी साइकिल ज़्यादा आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई, और साइकिल देखो कितने, साइकिल एक ही आ रहा है। तो याद रखना ये रिलेशन है, अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो। एक्सरे, अल्लाह ना करे कभी आपको एक्सरे कराना पड़े ज़िंदगी में, क्योंकि भाई आपको पता है एक्सरे कब करवाते हो आप, या तो कोई हड्डी ब्रेक हो जाए या कोई आपको फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, तो एक्सरे मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको कभी यहाँ पर एक्सरे करते हुए देखा क्या? मुंह का एक्सरे करते हुए नहीं, हाथ वगैरह का, पाँव वगैरह का, ये पसलियों का एक्सरे हो रहा होता है। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो और ज़्यादा कम है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 पिकोमीटर के दरमियान में। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 10 की पावर 17 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 20 हर्ट्ज। गामा रे, ये तो कभी किसी ने देखी नहीं होगी, मतलब नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो तो इसके ऊपर ही काम करते हैं ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गामा रेडिएशन फैल जाए, कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया है या कहीं कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया है, तो अगर गामा रेडिएशन फैल जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ये बंद कर देती है इंसान को, और इसकी रेडिएशन बहुत ख़तरनाक है। इन सब में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जब तो मैंने कहा था लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने आपको, E=hf, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी भी तो सबसे ज़्यादा होगी, और ये एनर्जी कहाँ जाएगी? आपके जिस्म में अब्जॉर्ब होगी। तो गामा रेस जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या जब न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, उस सिचुएशन में मिलती है आपको, और ये नॉर्मली नहीं पाई जा रही होती है, और इसको आप नॉर्मली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसकी वेवलेंथ और कम हो गई, देखो पीको में चली गई, ये वेवलेंथ तो कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। समझ गए बात? अच्छा, अब देखो हमारे को ना यहाँ पर एक और चीज़ को मज़ीद डिटेल में स्टडी करना है। आगे जाओगे ना जब हायर लेवल पे, ख़ास तौर पे मास्टर लेवल पे, बैचलर लेवल पे, या पीएचडी लेवल पे, एमफिल लेवल पे, तो फिर वहाँ पर ना आपको इन वेव्स को और खोल के पढ़ाया जाएगा। लेकिन प्री इंजीनियरिंग लेवल पे या प्री मेडिकल लेवल पर आपको विजिबल लाइट को खोल के पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप वो देख रहे होते हो। तो जब आपके पास विजिबल लाइट है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने भी वाइट बल्ब लगा हुआ है, इधर भी वाइट बल्ब लगा हुआ है, पता कैसे चल रहा है वाइट बल्ब है? क्योंकि जो रोशनी पड़ रही है वो वाइट है, और जो मेरे कलर है वो विजिबल है। तो जब वाइट लाइट होती है ना, वो एक लाइट नहीं होती, याद रखना। आपके पास सन से वाइट लाइट आ रही है, वैसे तो आप कहोगे सर येलो लाइट आती है तो वाइट लाइट होती है। तो आपके पास एक वाइट लाइट है, तो अगर आप उस वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजार दोगे, तो प्रिज्म उस वाइट लाइट को मुख्तलिफ वेवलेंथ में तोड़ देगा, यानी मुख्तलिफ लाइट्स में ब्रेक कर देगा। यानी वाइट लाइट आपके पास मुख्तलिफ लाइट से मिलके बनती है। जैसे आपके पास बिरयानी बनती है ना, गोश्त, चावल, आलू, और इसके अलावा मसाले तरह तरह के होते हैं, और इसके अलावा टमाटर, प्याज वगैरह, लहसुन। तो इसी तरह से वाइट लाइट भी जो है ना 7 लाइट से मिलके बनी हुई है। और ये 7 लाइट आपको कैसे पता चलती हैं? जब आप प्रिज्म से गुजारते हो। प्रिज्म में क्या होता है, मुख्तलिफ जो है वो आपके पास एंगल होते हैं, तो जिस एंगल पर मुख्तलिफ लाइट जो है वो टूटती हैं। अब प्रिज्म को मैं मज़ीद डिटेल में लेके नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक टॉपिक है बड़ा। तो प्रिज्म तो कोई ऐसा होता है, इस तरह का पिरामिड शेप। ये तो 2D है, लेकिन वो 3D होता है, सही है। अच्छा, तो वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट लाइट। अब वो 7 लाइट कौन कौन सी हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब मैं मज़े की बात बताऊँ, रेड की जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, रेड लाइट इंफ्रारेड के सबसे ज़्यादा करीब होती है, और इंडिगो
नहीं वॉयलेट लाइट अल्ट्रा वायलेट के सबसे ज़्यादा करीब होती है। तो बात समझ गए मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अल्ट्रा वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ इसकी जो है वो कम होती है। क्या बोला मैंने? रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है मगर वेवलेंथ ज़्यादा है। देखो ना, अगर इंफ्रारेड पे आओगे तो वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी और फ्रीक्वेंसी कम। इसी तरह से वायलेट पर आओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, वेवलेंथ कम मिलेगी। और उसके बाद फिर बीच में आ जाती हैं, तो इनको याद रखना। और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगी? 750, देखो जैसे यहाँ पर है, ठीक है। और वायलेट की क्या होगी? 4 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी भी पहचान गए आप लोग। फिर इसी तरह से 400 टेराहर्ट्ज़ रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी आएगी अगर निकालोगे, और 800 टेराहर्ट्ज़ वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी आएगी। अच्छा, बाकी आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी प्रिज्म की तरह हम किस तरह करते हैं। और ये फार्मूला याद रखना भाई, ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सी कुछ नहीं है, सी आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको बता दी जाएगी, या वो बोलेंगे कि भाई आप वेवलेंथ निकाल दो, फ्रीक्वेंसी आपके पास इतनी है, और सी आपको पता है 3 × 10⁸। याद रखना वी नहीं लिखा जाता वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, सी लिखा जाता है। एक अलग क्वांटिटी को, एक अलग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं यहाँ। चलो बात समझ में आ गई, इसको अच्छी तरह से लिख लो। देखो ये मेरी बड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ख़जाना है ये। अच्छा ज़रा 1 मिनट ये भी देख लो, लगे हाथ। देखो ये आपके पास लिखा हुआ है ना, इस तरह से है ये देख लो। ये आपके पास स्पेक्ट्रम था, ठीक है। देखो ये स्पेक्ट्रम था, यहाँ से शुरू हो रही थी आपके पास रेडियो वेव, उसके बाद आई फिर सॉफ्टवेयर शॉर्ट वेव, उसके बाद फिर आपके पास माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट आ गई छोटे से रीजन में। विजिबल लाइट को उन्होंने नीचे खोल के दिखा दिया, सही है, कि रेड कलर है, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इंडिगो है, वायलेट है, सही है। उसके बाद फिर अल्ट्रा वायलेट आ गई, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, सही। और ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बस फ्रीक्वेंसीज़ के चेंज होने की वजह से हम जो है वो इनका नाम बदलते जा रहे हैं और इनका काम बदलते जा रहा है। चलो अब आगे समझते हैं, आगे करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। तो स्टूडेंट अब जो है आगे चलते हैं और मज़ीद अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, अब आपके सामने आ गया वेव फ्रंट। देखो ये टॉपिक वैसे बड़ा मज़ेदार और आसान तो है, लेकिन कभी कभार बच्चे खुद से इटसेल्फ से मुश्किल बना लेते हैं। तो मुश्किल ना बनाओ, चलो मैं आसान करता हूँ। देखो भाई वेव फ्रंट आएगा कब? देखो वेव फ्रंट जब ही आएगा आपके पास जब आपके पास कोई लाइट का सोर्स होगा, ठीक है। लाइट का सोर्स होगा तो ही वेव फ्रंट आएगा। हाँ, अगर आप पानी में देख रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं बात लाइट के लिए कर रहा हूँ। आपके पास एक लाइट का सोर्स है, सही है। वो सोर्स समझो आपने रख दिया है सेंटर में, ठीक है। आपने कहाँ रख दिया? लाइट का सोर्स रख दिया सेंटर में। तो आपको भाई अच्छी तरीके से पता है सबसे पहले ये क्या होगा। लाइट का सोर्स जब सेंटर में आपने रखा है, डायरेक्ट वेव फ्रंट पे मत जाओ, सबसे पहले समझो कि होगा क्या। आपको पता है यहाँ से क्या निकलेगी, इस लाइट से क्या निकलेगी? इस लाइट से निकलेगी आपके पास वेव्स निकलेंगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो देखो यहाँ से इधर भी इधर इस तरह ही निकलेगी, सही है। सारी डायरेक्शन में निकलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से भी निकलेंगी। अच्छा, अब वेव फ्रंट का कैसे बनेगा? जितने भी आपको क्रस्ट नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। तो इन तमाम क्रस्ट को जब आप जोड़ोगे एक सर्कुलर लाइन बनेगी, इसी चीज़ को वेव फ्रंट कहेंगे। देखो आसान हो गई बात। आप लोग मुश्किल कर देते थे इसको इस तरह समझने में कि आप वेव फ्रंट को डायरेक्ट ही सर्कल बना देते थे। सर्कल नहीं बनते, पहले आप बनाते हो वेव, उस वेव में क्रस्ट बना लेते हो, उन क्रस्ट को सबको आपस में मिला देते हो, तो वो जो क्रस्ट मिलकर बना रहे होते हैं वही वेव फ्रंट है। ट्रफ को इग्नोर करो, ट्रफ को मैं नहीं ले रहा, देखो ट्रफ को मैं नहीं ले रहा, जस्ट मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, अब इन सब क्रस्ट को आपस में मिला दो, तो ये क्या बन गया? आपका वेव फ्रंट। अब इसी तरह से एक और मिला दो, ठीक है। देखो ये एक और मिला दो, ठीक है। तो देख रहे हो वेव फ्रंट बन रहा है। अब क्या करो? अब जो आपने वेव बनाई थी ना, उन्हें हटा दो, तो ये इस तरह से बनकर आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। इस तरह से बनकर ये आपके सामने आ जाएंगे। अब अगर मैं वेव को हटा दूं तो मेरे पास जो ये क्रस्ट हैं वो आपको जस्ट एक सर्कुलर लाइंस नज़र आने लग जाएंगी। तो इसी चीज़ को वेव फ्रंट कहते हैं।
वेव फ्रंट क्या होते हैं? बेसिकली जो आपके पास क्रस्ट होते हैं उनके ऊपर हम पॉइंट्स बना लेते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं, ये हमारे पास वेव फ्रंट होती है। वेव फ्रंट को हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम पता कर सकें कि भाई हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रहा है और डायफ्रेक्शन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करते हैं। ये हैगन भाई ने दिया था, हैगन भाई को भी पढ़ते हैं ज़रा। अच्छा, वेव फ्रंट समझ में आ गया। अब देखो लिखा हुआ है अ वेव फ्रंट इज अ सेट, किसका सेट? क्रस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? ऑफ इक्वल फेस, कौन से फेस? क्रस्ट, ईच ऑफ सर्कुलर वेव क्रस्ट। इसी से मिलकर जो आपके पॉइंट्स थे ना, इन्हें आपने जब मिलाया तो सर्कुलर वेव बनाई, इसी को आपने क्रस्ट कहा। बस इसको याद रखना, जिंदगी भर दुआएं दोगे। सही है। अच्छा अब देखो मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाए थे ना, तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट दो तरह के हैं, एक सर्कुलर और एक प्लेन। सर्कुलर समझ में आ गया। सर्कुलर वेव फ्रंट आपके पास जब बन रहा होगा जब आपके पास लाइट सोर्स बहुत करीब होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लाइट सोर्स रख लेता हूँ। लाइट सोर्स रखूँगा तो आपको पता है ना इस तरह से बनेगा, सर्कल बनेंगे, नज़र आ रहे हैं ना। अभी मैंने वेव नहीं बनाई, डायरेक्ट वेव फ्रंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे, लाइट बहुत करीब रखी हुई है ना आपके, तो आपको पता है सर्कुलर फॉर्म बन रही है, तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। अच्छा एक याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन अगर इसमें से ड्रॉ करोगे ना तो ये रे होगी, सही, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। बात समझ में आ गई और कॉन्सेप्ट का फील भी आ चुका है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सर्कुलर जो कि मैंने बना के दिखा दिया, ये भी बना हुआ। प्लेन, अब प्लेन कब बनेगा? फॉर एग्जाम्पल लाइट बहुत दूर रखी हुई है, लाइट क्या है? बहुत दूर रखी हुई है। अब आधे आधे बना लेते हैं, आधे आधे वेव फ्रंट बना लेते हैं। देखो ये आधा वेव फ्रंट बना, वैसे तो पूरा बनना है ना, लेकिन मैं आधे आधे बना रहा हूँ, ठीक है, आधे आधे कर्व बना रहा हूँ। जब लाइट सोर्स बहुत दूर है, वो आगे पहुँचते पहुँचते आप देखोगे, आगे पहुँचते पहुँचते वो स्ट्रेट होता जाएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ये हो गए प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बने? कि लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ था, ठीक है, और जब वो सर्कुलर वेव फ्रंट निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, एक वक्त ऐसा आया प्लेन हो गए। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे मूव कर रहे होते हैं तो आपकी सोच में ये बात होगी कि हाईवे प्लेन होता है। हाईवे बेटा प्लेन नहीं होता, हाईवे अर्थ पे बना हुआ है। तो अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, उसका अगर बाउंड्री देखें तो सर्कल होगी, लेकिन फिर भी आपको प्लेन नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े हिस्से का छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हो, तो इसलिए वो आपको प्लेन नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, अब ये सर्कल है ना, लेकिन इस सर्कल का सिर्फ मैं एक छोटा सा हिस्सा दिखा लूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। आपके साथ भी यही होता है, हाईवे आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा होता है जबकि हाईवे एक सर्कुलर कर्व पे बना हुआ होता है। समझ गए ना मेरी बात? चलो अब याद रखना इस चीज़ को। तो वेव प्लेन वेव फ्रंट कैसे है समझ गए ना? इफ़ द लाइट सोर्स इज़ वेरी फार अवे सो द प्लेन लाइन्स आर कमिंग दे फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आ गई? पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। अब हैगन भाई ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। हैगन भाई ने वेव फ्रंट के बारे में ही बात करी। हैगन भाई ने ये कहा कि दूसरा वाला वेव फ्रंट जो बना है ना, उसके लिए सोर्स का काम पहले वाले ने किया है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बड़ा बना और उसको बड़ा बनाने में उसकी फैमिली का किरदार है, तो सोर्स कौन हुए? फैमिली हुई ना। तो इसी तरह से ये दूसरा वाला वेव फ्रंट मैंने कैसे बना लिया? क्योंकि पहले वाले ने एज अ सोर्स बिहेव करा। समझ रहे हो मेरी बात? हैगन भाई ने यही कहा। हैगन भाई ने कहा कि जो दूसरा वाला वेव फ्रंट बनाओगे ना, वो पहले वाला सोर्स होगा, यानी पहले वाले की वजह से दूसरा बनेगा। अगर मैं पहला वाला वेव फ्रंट हटा दूँ तो दूसरा बन पाएगा? नहीं, क्योंकि पहला ही नहीं होगा, सोर्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीचर ही नहीं है अच्छा, तो फिर आप खुद से अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, इतना अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। आपके पास एम इंग्लिश सेंटर तो है ना। तो इसी तरह लाइट नहीं है तो वेव फ्रंट ही ख़त्म। तो इसी तरह लाइट होनी चाहिए, पहला वाला वेव फ्रंट होगा तो दूसरा वाला पैदा होगा, दूसरा वाला क्रिएट होगा, यानी सोर्स होगा पहला वाला वेव फ्रंट और दूसरा वाला उसकी वजह से बनेगा। अब तीसरा वाला वेव फ्रंट कैसे बना? क्योंकि दूसरे वाले ने सोर्स की तरह बिहेव किया। 3 वेव फ्रंट है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट वेव फ्रंट ने सेकंड के लिए सोर्स के लिए काम किया, सेकंड वेव फ्रंट ने थर्ड के लिए सोर्स के लिए काम किया। तो बस इसको याद रखना, यही बात कह रहा है। एट सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद, कंसीडर्ड एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, हर पॉइंट वेव फ्रंट पर एज अ सोर्स काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट की बात कर ली, ये पॉइंट होगा तो ये वाला पॉइंट पैदा होगा। इसी तरह सारे पॉइंट बना लो। उन्होंने वेव फ्रंट को एज अ पॉइंट करके बता दिया, हमने यहाँ पे वेव फ्रंट को ऐसा सर्कल करके बता दिया।
ठीक है। तो पहला वाला अगर पॉइंट है तो दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, फिर आगे के पॉइंट बन रहे हैं। पहले वाले नहीं होते तो दूसरे वाले भी नहीं बन पाते, सही है। अच्छा, अब देखो कुछ मेरी बात को समझो। देखो याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होगा। क्यों वेवलेंथ होगा? क्योंकि देखो मैंने एक क्रस्ट के बाद दूसरे क्रस्ट पे जाके पॉइंट बनाया था, है ना। तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे तक क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। याद करो ज़रा, कॉन्सेप्ट का रिवाइज करो। ये पहला वेव फ्रंट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय वेवलेंथ। तो एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है वो वेवलेंथ होता है। वो इसी को बात करते हैं आगे जाके। एट द लेटर कुछ टाइम बाद, एट द लेटर टाइम कुछ टाइम बाद आपके पास जो चेंज होगा, यानी जो टाइम में चेंज होगा वो होगा t प्लस डेल्टा टी। कैसे, कहना क्या चाह रहे हैं? डेल्टा टी किसके बराबर होता है? T1 T2 माइनस T1 कर लो, तो उसको इधर ले आओ। T2 इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है, और प्लस T1 को T कह लो जस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई। अब देखो आपको ये निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या टाइम बना। तो बेशक ये T2 होगा आपके पास, है ना, क्योंकि उसमें जो चेंज है वो आपने ऐड कर दिया, चेंज ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा शायद घिचपिच हो रहा है। चेंज को ऐड कर दिया जो कि डेल्टा टी निकला, और चेंज को ऐड कर दिया जो कि डेल्टा टी निकला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम निकला वो T1 निकला। तो डेल्टा टी और T1 को ऐड करोगे तो T2 निकल कर आएगा आपके पास। तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि ईच वेव हैज़ अ रेडियस। तो हर वेव का जो रेडियस होगा ना, यानी जो दो वेव के लेंथ के दरमियान का डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। जो भी दो वेव के दरमियान का डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, सी डेल्टा टी। ये लाइट वेव है ना, तो इसलिए इसे सी डेल्टा टी कह रहे हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई सी डेल्टा टी? चलो आओ ज़रा बात सुनो। डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डी अपॉन टी कर लो, या एस अपॉन टी कर लो, एस अपॉन टी कर लो। एस क्या है? वेवलेंथ है, v क्या है? c है, तो और t क्या है? डेल्टा टी। तो v की जगह c आ गया और डेल्टा t आ गया, तो क्या बचा? लैम्डा बचा। तो ये इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि ये जो है ना वो वेवलेंथ के बराबर होगा, वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। बात खत्म। अच्छा, अब देखो ये जो प्रिंसिपल थे हमारे पास हैगन के, इससे हमें क्या समझने में मदद मिली? इससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन जो बेसिक दो निकाले गए, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। अभी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में आगे पढ़ाता हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात अच्छी समझ में आ गई होगी, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं चीज़ों को। तो स्टूडेंट अब जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझते हैं, उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ निकल जाएंगे और फिर ये कंप्लीट करेंगे। सही, सबसे पहले देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है। दो लाइट वेव्स होंगी आपके पास, वो दोनों आपस में आके मिलेंगी, इसी चीज़ को हम कहेंगे इंटरफेरेंस। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली एक लाइट वेव है, ये वाली एक लाइट वेव है, ये दोनों आपस में आके मिल गई, तो ये हो गया इंटरफेरेंस। जब ये लोग आपस में आके मिलेंगी ना, तो फिर आपके पास एक और जो है वो लाइट वेव बनेगी, दो के मिलने से एक और बनेगी। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल क्रस्ट से, ट्रफ से, तो फिर जो है वो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वेवलेंथ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब मज़ीद डिटेल में मैं ले जाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, दो वेव्स आपस में मिल रही होंगी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ अ फिनोमिना वेयर टू और मोर लाइट वेव ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एंड कंबाइन और आपस में मिलेंगी, रिजल्टिंग इन अ न्यू लाइट वेव। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेव है और ये एक वेव है, ये दो वेव हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगी, तीसरी वेव बना लेंगी, इसी को कहते हैं हम इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस की दो टाइप होती है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अभी ये जो मैंने बनाया ना ये कंस्ट्रक्टिव वाला है, फिर डिस्ट्रक्टिव वाला भी समझते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कब होगा? हर सिचुएशन में इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये कंडीशनें आपसे पूछी भी जाती हैं। सबसे पहले तो टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट होना चाहिए सोर्स। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास लाइट आई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी का चेंज होना मतलब क्या है? पहले ऐसी थी फिर ऐसे हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना। देखो वेव्स नंबर ऑफ साइकिल कम से ज़्यादा हो रहा है, तो कोहेरेंट का मतलब है नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो सेम फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है वेवलेंथ भी चेंज नहीं होनी। तो देखो ना, वेवलेंथ भी तो यही होगा ना, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो वेवलेंथ भी कम ज़्यादा हो जाएगी, जैसे पीछे पड़ा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि भाई सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है, रेंज आ रही है, नहीं, एक ऐसे ऐसे वेवलेंथ आनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ आनी चाहिए। तो कुछ कंडीशनें होती हैं जिससे आप मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट को हासिल कर रहे होते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, फेस में भी चेंज नहीं आना चाहिए और पाथ में चेंज नहीं आना चाहिए। देखो, फेस में चेंज नहीं आना चाहिए, ये तो कोहेरेंट में ही पढ़ लिया हमने, यानी फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होनी चाहिए। अब पाथ का क्या मतलब है, यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया होगा ना, फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फेस डिफरेंस से क्या मुराद है, अगर फेस डिफरेंस है तो कांस्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब फेस डिफरेंस जब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बना के दिखाऊंगा। और याद रखना, यंग डबल स्लिट भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही बताएगा। अच्छा चलो इसको बनाते हैं ताकि ना आपको मज़ीद और अच्छी तरह समझ में आए बात। अब देखो, इंटरफेरेंस की दो टाइप है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव है। अब देखो, बहुत आसान चीज़ है कि मैं आपको ये बोल दूं कि ये दो कंडीशनें होनी चाहिए, मगर बना के नहीं दिखाऊं। लेकिन चलो आप टेंशन नहीं लो, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा होता है, ताकि आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बात भी समझ में आए। अब देखो, आपके पास आ गई ये एक वेव। अच्छा, आपको पता है ये क्या होता है, लेमडा, लेमडा अपॉन 2, और फिर हो गई लेमडा, फिर 3/2 लेमडा, और फिर 2 लेमडा। सही है, ये आपके पास वेव आ गई। ये ऐसे शुरू हुई, ऐसे शुरू हुई और ऐसे यहाँ पे चली गई। सही है, बात समझ आई मैंने क्या किया। अब इसी तरह ये आगे भी चल रही है। अच्छा, अब आपके पास आ गई एक और वेव, मगर उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है ना वो है 2 लेमडा का। 2 लेमडा का क्या, m जो है ना वो कुछ नहीं है, m जस्ट इंटीजर है। इंटीजर मैं बताता हूँ यहाँ क्या शो कर रहा है, इंटीजर। अच्छा, अब दूसरी वेव आपके पास आई, या तो यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से 2 लेमडा से शुरू होगी, फिर उसके बाद और वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, क्रस्ट क्रस्ट पर आएगा, ट्रफ ट्रफ पर आएगा। याद रखना, कंस्ट्रक्टिव में आपके पास जगह तो वैसे है नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में लिख लो, मैंने आपको साउंड वेव में भी ये चीज़ समझा चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, क्रस्ट क्रस्ट पे आएगा, बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्रस्ट ऑन क्रस्ट होगा, और इसी तरह ट्रफ ऑन ट्रफ होगा। तो देखो, जब क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट ये वाले क्रस्ट से मिलेगा तो इन रिजल्ट आपके पास एक बड़ी वेवलेंथ आ जाएगी, एक बड़ी वेवलेंथ आएगी। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप बना लेना, एक बड़ी वेवलेंथ आ जाएगी। अब हुआ क्या, ये देखो, इस कंडीशन को देखो। पार्ट डिफरेंस को तो मैं बताता हूँ जब मैं उधर आता हूँ, लेकिन पहले इस फेस डिफरेंस को देखो। हुआ क्या, आपके पास क्या है, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, ये पाथ है ना, ये फेस है ना, ये फेस है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लेमडा का, है ना। देखो, इसके लिए ये 0 है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये 0 है। अगर मैं 2 लेमडा माइनस करूँ 0 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 लेमडा। 2 लेमडा आया और 2 पाई आया मेरे पास। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल, इवन इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सही है, देख लेना आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। अब देखो, अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, यहाँ तो 0 पे भी होगा। याद रखना, m की वैल्यू क्या रखोगे आप, यहाँ तो m की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दूँ तो m की वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, 2 लेमडा माइनस लेमडा, 2 पाई माइनस पाई यानी पाई, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तो क्रस्ट और ट्रफ मिल जाएगा आपस में, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सही समझ गए। अब जगह ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैं बहुत खोल के नहीं बना पाया, लेकिन बात समझ में आ रही होगी। अब डिस्ट्रक्टिव देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव में डबल वेवलेंथ मिलेगी। फॉर एग्जांपल, पहली वेवलेंथ थी, ये आपके पास आ गई टोटल, पहली वेवलेंथ थी 1 और दूसरी वेवलेंथ थी 2, तो टोटल मिलेगी लेमडा टी। अब देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आपके पास ये अगेन आ गया लेमडा बाय 2 और लेमडा और 3 लेमडा और 2 और 2 लेमडा। सही है। अब देखो, वेव अगेन शुरू हुई आपकी इस तरह से, ठीक है, इस तरह गई।
अब दूसरी वेव भी आ गई नीचे। अब दूसरी वेव शुरू हो रही है आपकी लैम्डा से। आप खुद ही समझ सकते हो जब लैम्डा से शुरू हो रही है तो क्या होगा। अब डिफरेंस कितना आ गया फेस का? फेस का डिफरेंस आ गया लैम्डा का, है ना। यानी m की वैल्यू यहाँ क्या आनी चाहिए? 1 ऑड आनी चाहिए, ऑड वैल्यू आएंगी 2 3 5 7। तो अब देखो अगर मैं इसके अंदर 1 रखता हूँ, इसके अंदर अगर मैं 1 रखता हूँ, ये फेस डिफरेंस की इक्वेशन है ना, तो देखो लैम्डा प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, तो ये m की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई या 0 हो गई या कुछ इस तरह रख लो। तो क्या होगा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा। तो अगर फेस डिफरेंस आपके पास लैम्डा पर आ रहा है, या चलो 0 रख लो, हाँ 0 नहीं लैम्डा आएगी बल्कि, चलो 1 रख लो या 1 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा, इसके साथ ऐसे हम लेकर 3 और 2 से 2 कैंसिल, तो 3 लैम्डा। देखा। तो यानी अगर आपके पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फेस डिफरेंस जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा। अगर क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा, एक चीज़ ऊपर जा रही है और दूसरी चीज़ नीचे आ रही है, तो कैंसिल इफेक्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। समझ गए। अब मैंने इसको मज़ीद डिटेल में ले जाके समझाया था, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया, लेकिन साउंड में मज़ीद डिटेल में समझा था, तो उससे ज़रूर देख लेना। अच्छा, अब आते हैं हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। देखो अब हमने डेरिवेशनें नहीं करनी, ना हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है एक्सपेरिमेंट्स की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो अपने आप में खुद बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट है। ये एक एक एक्सपेरिमेंट समझाने में मुझे आज भी याद है, कुछ ही टाइम पहले तो समझाया मैंने आपको, ये कुछ ऐसे 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो उस वक्त मैंने इसको समझाने में 1-1 घंटा लगाया या 40 मिनट लगाए, आधा सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाने में। तो यहाँ बस हम शॉर्ट में रिव्यू लेते हैं, मगर अच्छी तरह समझ लेंगे और MCQs के लिए क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करता है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको इंटरफेरेंस के बारे में बता रहा है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा वर्किंग, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अगर चाहो तो डायग्राम बना लेना। लाइट सोर्स होगा, 2 स्लिट सामने रखी होंगी, लाइट पास होगी इन स्लिट से, ब्रेक हो जाएंगी, फिर आगे जाकर आपस में मिलेंगी, और स्क्रीन पर जब आपस में जाके मिलेंगी तो जहाँ लाइट रेड नज़र आ रही है वहाँ पर मैक्सिमा है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ मिनिमा नज़र आ रहा है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यही चीज़ जो यहाँ बता रहे हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ लाइट को भी बता रहा है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। आपने पढ़ा था ना, इंटरफेरेंस का मतलब वेव नेचर है ऑफ लाइट थ्रू इंटरफेरेंस के ज़रिए से। जब ब्राइट फ्रिंज आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस ये होगा, देखो लिखा हुआ भी, ये लिखा हुआ पार्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ साइन थीटा है, वहाँ m लैम्डा है, कोई मसला नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये फॉर्मूला आएगा। अच्छा, अगर फ्रिंज निकालनी होगी, यानी फ्रिंज से मुराद है इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा, रेड और ब्लैक के दरमियान का, तो फार्मूला लिख लो, फ्रिंज का फार्मूला लिख लो। यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं थी मेरे पास। फ्रिंज निकालनी होगी आपने, तो फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी होगी, तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा x इज इक्वल टू L/d लैम्डा। सही है। तो जगह थी कम थी, इसलिए मैंने थोड़ा करीब करके लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। हम इसे बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको मज़ीद डिटेल में देखना है, मतलब आपको फील नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट का, तो आप एक काम करना, लिखना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी, फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है वो समझते हैं अपने मज़ीद कुछ टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म। तो ये टॉपिक भी हमारा सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। अब देखो इसमें होता क्या, ज़रा मैं समझा देता हूँ। इस तरह की आपके पास ना एक थिन फिल्म होती है, याद होगा आपको, हमने पीछे पढ़ा भी था। इस तरह की नज़र आ रहा है आपको? आई होप नज़र आ ही रहा हो, या नहीं आ रहा तो मैं चलो कोशिश करता हूँ ब्राइटनेस बढ़ाने की। नहीं, अब तो और ही नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अब बंद हो गया, रुको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बेहतर कर दूँ। हाँ, अब कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा चलो, थोड़ा सा समझ लो, बात समझ आ जाएगी। देखो इस तरह की आपके पास ना फिल्म होती है, हाँ ये नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ नज़र आ रहा है। देखो इस तरह की आपके पास फिल्म होती है, इस थिन फिल्म के अंदर लाइट जो है वो आती है और पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है। अच्छा, फिर नीचे वाली लेयर में जाती है और उधर भी जो है वो पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई नीचे से और ऊपर से, वो आपस में जाके मिलती हैं
और मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। ये फिल्म कौन सी है? आपने देखा है ना बबल सोप, सोप का बबल देखा है ना सोप का, यानी जो आपके पास साबुन होता है उसमें आप अगर जो है वो फूंक मारो तो एक बबल बन जाता है, सोप का बबल बनता है। तो उस वही फिल्म जो है वो ये थिन फिल्म होती है, ठीक है। या तेल की एक बिल्कुल बारीक सी लेयर, ये वही फिल्म होती है। देखो इस तरह आपको नज़र आती होगी, इस तरह नज़र आती। अच्छा, इसके अंदर ना 180 का फेस शिफ्ट आता है। अब ये 180 का फेस शिफ्ट क्या चक्कर है? देखो आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए हो ना, ऊपर मीडियम एयर था, नीचे मीडियम फिल्म है, और फिर बाहर आए हो। तो इस शिफ्ट के आने की वजह से, इस फेस शिफ्ट के आने की वजह से जो कंडीशन पीछे कंस्ट्रक्टिव की थी, अब वो डिस्ट्रक्टिव की बन गई है, और जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव की। ये कंडीशन आपने डिस्ट्रक्टिव में पढ़ी थी ना पीछे, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिव में आ गई। ये कंस्ट्रक्टिव में पढ़ी थी नीचे वाली, मगर अब डिस्ट्रक्टिव में आ गई। तो ये याद रखना। अब इसी को पढ़ लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन अ थिन फिल्म अकर्स व्हेन लाइट वेव रिफ्लेक्ट ऑफ द टॉप से और बॉटम से सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म। अब ये थिन फिल्म किसकी हो सकती है? ऑयल की हो सकती है, और सोप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं तो 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई। अब न्यूटन रिंग देखो कि न्यूटन रिंग आपके पास क्या है। पहले सेटअप देख लो, फिर ही बात समझ आएगी। देखो आपके पास ये एक प्लामो कन्वेक्स लेंस होता है। प्लामो कन्वेक्स लेंस इस तरह का लेंस होता है, जिसमें ऊपर तो फ्लैट होता है, नीचे कर्व होता है, और उसके बाद नीचे एक ग्लास रखा हुआ होता है, ऊपर से फिर लाइट पड़ रही होती है, और फिर यहाँ नीचे क्या होता है? रिंग बनती है, और ये बीच में एयर होती है जो एज अ फिल्म काम करती है, सही है। इसी की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नीचे आता है। देखो अब ये बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है लाइन है। तो ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये जो कर्व नज़र आ रहा है, ये जो मैं अगर पैन इधर घुमाऊँ, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास प्लामो कन्वेक्स लेंस है। ऊपर से लाइट पड़ रही है ए पॉइंट से, नीचे रिंग बनते हुए नज़र आ रहा है, बीच में डार्क रिंग बनता है, उसके बाद फिर कंसेक्यूटिव डार्क ब्राइट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने न्यूटन में पढ़ी, जब इसे रिंग कहते हैं क्योंकि इसमें रिंग बन रहे होते हैं। इधर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। न्यूटन रिंग आर अ पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? सबका सेंटर सेम है। देखो इस सर्कल का सेंटर भी यही है, इस सर्कल का सेंटर भी यही है, और इसका भी सेंटर ही है, तो सेंटर सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएटेड बाय द इंटरफेरेंस हो रहा होता है ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड बिटवीन अ थिन एयर। अच्छा, बीच में एयर है, मैंने बता दिया था। प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास सरफेस। अच्छा, अब आपने ब्राइट रिंग निकालनी है। देखो ना, नज़र आ रहा होगा ना ब्राइट और डार्क, तो जो रेड है वो ब्राइट है और जो काली है वो डार्क। तो ब्राइटनिंग निकालनी है तो ये फॉर्मूला होगा, लैम्डा रखना, आर रखना, एन रखना, वैल्यू आ जाएगी, एन इंटीजर है। और अगर डार्क निकालनी है तो वो फॉर्मूला रखना एम लैम्डा आर, आर रेडियस है, लैम्डा है और एम है, तो इस तरह से आपका निकल जाता है। अच्छा, आप पढ़ते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी देख लो। देखो मैं ये सारी टॉपिक ना बहुत डिटेल में करा चुका हूँ पहले फर्स्ट ईयर में ना, तो अब मैं इसे मज़ीद डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा, जस्ट शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको, वरना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो जाएगा। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन देख लो, चाहो तो ये अपने बुक से डायग्राम बना लेना। अब इसमें होता क्या है, आपके पास बीच में एक जो है वो बीम स्प्लिटर होता है जो पार्शियली पॉलिश्ड होता है, और फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो एक कंपनसेटर प्लेट होती है। लाइट यहाँ से आती है सोर्स से, आधी आगे निकल जाती है, आधी ऊपर चली जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से टकरा कर वापस आती है, नीचे आ जाती है, फिर ऊपर से टकरा कर वापस आके नीचे आ जाती है। दोनों लाइट्स जो आगे पीछे गई थी वो यहाँ पर आके मिलती हैं डिटेक्टर पर, यानी कोई इंसान देख रहा होता है, और फिर इस तरह की रिंग्स मिल रही होती हैं। अच्छा, इसमें ये क्यों यूज़ हो रहा होता है? ये यूज़ हो रहा होता है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए, पता करने के लिए, और वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है। फॉर्मूला इसका ये रहा, ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेव लेंथ ऑफ लाइट, सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेसिक है आपके, इससे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी निकलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी निकलेंगे। अच्छा, डायफ्रैक्शन तो आपको पता ही है, पीछे भी बहुत बार पढ़ चुके हो। लाइट का बेंड होना कैसे, ज़रा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, ये छोटा सा आपके पास ऑब्स्टिकल है, ठीक है। लाइट यहाँ पर आई,
वैसे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। जब ये इधर से टकराएगा और ऑब्स्टिकल इतना छोटा है कि जो ऑब्स्टिकल का जो स्पेस है ना वो वेवलेंथ के बराबर है, कंपेरेबल है, बहुत बराबर है, बहुत करीब करीब है। फॉर एग्जांपल अगर वेवलेंथ 2 मीटर की है ना तो ये डिस्टेंस 1.9 मीटर का होगा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे इतना होता नहीं है, समझाने के लिए कि बहुत करीब करीब है। तो जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इट इज़ द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग, देखो बेंड भी हो रही है और स्प्रेड भी हो रही है, फैल भी रही है, ऑफ लाइट वेव एज द इनकाउंटर यानी सामने जो ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, एन ऑब्स्टिकल जब ऑब्स्टिकल से टकराएगी और पास थ्रू अ नैरो ओपनिंग भी नैरो है। तो सारी बातें क्लियर हो रही है। थोड़ा तेज़ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको आज कंप्लीट कर दूँ, वरना ऐसा ना हो कि हम बाद में भी इसी को पढ़ रहे हों। अच्छा, अब एक्सरे डायफ्रैक्शन समझ लेते हैं और दूसरी चीज़ों को समझते हैं। तो स्टूडेंट अब अपना अगला छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन, XRD। देखो मज़े की बात बताऊँ, ये जो टॉपिक है ना अपने आप में एक सेमेस्टर है, मतलब कोर्स है, लेकिन ये है कि यहाँ जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अभी तक आपने ना क्रिस्टल के बारे में सही से नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि क्रिस्टल क्या होता है, आपने सॉलिड स्टेट फिज़िक्स नहीं पढ़ा या सॉलिड फिज़िक्स नहीं पढ़ी है, तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि हमारे पास 2 तरह के जो हैं वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं और अमॉर्फस होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पैटर्न होता है, यानी क्यूब्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड होते हैं। अभी हम क्यूब को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल समझो ये NaCl का आपके पास एक क्रिस्टल है यानी क्यूब है। आगे का पैटर्न देखो, वैसे तो क्यूब इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है क्यूब आपके पास, ठीक है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना क्यूब आपके पास। ये एक क्रिस्टल है, एक यूनिट सेल है, लेकिन आप सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा देखो, सही है। इसी को मिला के बहुत सारे आपने क्रिस्टल को सामने सामने रख दिया। अब होता क्या है, डायफ्रैक्शन होती कैसे? सबसे पहले यहाँ स्कैटरिंग होती है। देखो भाई, पहले तो आपके पास एक्सरे फॉल करती है। अब एक्सरे क्यों यूज़ की, ये भी समझाने वाली बात है। डायफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, बैंड होना, ठीक है, लाइट का बैंड होना। अब वहाँ पर हमने पीछे लाइट डाली थी और ऑब्स्टिकल था हमारे पास, पीछे हमारे पास क्या था, लाइट थी और ऑब्स्टिकल था, मगर वहाँ पर जो वेवलेंथ थी लाइट की और जो ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस था वो बड़ा कंपेरेबल था, यानी बड़ा सेम था, कंपेरेबल था, एक दूसरे के बड़ा सेम था। यहाँ पर अगर मैं लाइट डालूंगा तो डायफ्रैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और क्रिस्टल के दरमियान, 2 एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस तरह करो, 2 एटम के दरमियान का डिस्टेंस बड़ा कम है, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और 2 एटम के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, तो मुझे डायफ्रैक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो फिर मैंने क्या करना पड़ेगा, लाइट को हटाना पड़ेगा, एक्सरे को लाना पड़ेगा, और एक्सरे की भी वेवलेंथ ही यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेवलेंथ और डिस्टेंस कंपेरेबल हो गया है, तो जब भी क्रिस्टल के अंदर हम यूज़ करते हैं एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ और क्रिस्टल में जो 2 एटम के दरमियान डिस्टेंस है वो कंपेरेबल है, बहुत हद तक सेम है। अब समझ में आ गई ना बात? अब ये चीज़ पढ़ी कहाँ है आप लोगों ने, बता रहा हूँ सिर्फ मैं आप लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं हम लोग, सीख लेंगे इंशाल्लाह। असल में अभी हमारा ये आया नहीं है चैप्टर, ये चैप्टर सेकेंड ईयर में है हमारे पास, लेकिन समझ लो। तो फिर क्या हुआ, आपके पास लाइट आई। अब होता क्या है ये भी समझाने वाली बात है। स्कैटरिंग होती है। सबसे पहले स्कैटरिंग क्या होती है, एटम जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रॉन पे ट्रांजिशन करता है और फिर कुछ देर बाद जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। समझो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, आखिर यहाँ डायफ्रैक्शन हो कैसे रही है, या ये आपके पास एक्सरे, एटम ने क्या किया, इस एक्सरे को कर लिया ऑब्जॉर्व, कुछ टाइम बाद इसको किया रिलीज़, जिसकी वजह से पाथ चेंज हो जाता है, टकरा के चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जॉर्व करने की वजह से चेंज हो रहा है। तो ये स्कैटरिंग में कॉन्सेप्ट है इसका, इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अच्छा, अब देखो, एक रिफ्लेक्शन हो गई, एक रिफ्रैक्शन हो गई, ये दोनों आपस में जाके आगे मिलेंगे और मिलने की वजह से आपके पास जब 2 लाइटें आपस में जाके मिलेंगी आगे, तो आपके पास क्या होगा, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब याद रखना, इसे ब्राग लॉ भी कहते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन में आप ब्राग लॉ कर रहे हो तो बेसिकली,
और उसमें फॉर्मूले में एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा कर आ जाते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा था ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एम लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा लगाते हैं। ये गलत है, ये तो पीछे के लिए है, यहाँ पर 2 भी आता है, ठीक है, ये याद रखना बात, 2 लेयर होती है ना इसीलिए। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब इसको पढ़ लेते हैं। इज़ अ पावरफुल टेक्निक, ये एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है, यानी मेजरमेंट की टेक्निक है। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम एक्सरे डायफ्रैक्शन को, ताकि हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पता कर सकें, यानी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी आ रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमें पता चल जाता है स्ट्रक्चर क्यूब है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पता कर सकें और मुख्तलिफ चीज़ें पता कर सकें, और बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा और वेवलेंथ को पता कर सकें। सही, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने कुछ टॉपिक जो बीच के हैं ना वो काफ़ी तेज़ लेके चला हूँ, क्योंकि हमें उसे एमसीक्यूज़ के हिसाब से करना था, बोर्ड के हिसाब से नहीं करना था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ज़्यादा अच्छी नॉलेज डेवलप करना, अभी तक इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो रही, तो आप लिखना एमई इंग्लिश सेंटर और टॉपिक का नाम लिखना, आगे आपके सामने वीडियो होगी, या पहले टॉपिक का नाम लिख लेना। फॉर एग्जांपल आपको समझनी है न्यूटन रिंग्स, मैं करा चुका हूँ, तो आप लिखना न्यूटन रिंग्स एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। सही है, तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। अगर ये टॉपिक फिर भी मुझे लगा कि मज़ीद डिटेल में ले जाने हैं तो मैं ले जाऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके कह देना सर समझा दें दोबारा, मैं समझा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीप दुआ में ज़रूर याद।